गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 प्राइमरी ऑक्यूपेशन या प्राथमिक व्यवसाय के आखिरी टॉपिक को ले रहे हैं, जो है खनन या माइनिंग। खनन या माइनिंग हमारा लास्ट जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, हमारा आखिरी प्राथमिक व्यवसाय। सात टॉपिक हमें इसमें करने थे, सातवां टॉपिक ये हमारा है। और यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले खनन या माइनिंग में किसे कहते हैं। तो खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम डीप इनसाइड ऑफ अर्थ। जो अर्थ के डीप इनसाइड से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, खनिजों को निकाला जाता है, उसको हम खनन या माइनिंग का नाम देते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि खनन या माइनिंग जो वर्क है वो हम लोग केवल उन्हीं जगहों पर कर सकते हैं जहाँ पर खनिज उपलब्ध है, जहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल है। जिन एरियाज में मिनरल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर हम लोग खनन या माइनिंग का वर्क कर सकते हैं। तो होता क्या है माइनिंग में या होता क्या है खनन में कि खनिजों को भूगर्भ से या जिन्हें हम खाने कहते हैं, खानों से बाहर निकाला जाता है। तो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम डीप इनसाइड ऑफ अर्थ जो है करा जाता है। या फिर जो माइंस होती हैं उनमें से हम कह सकते हैं कि मिनरल्स को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड हमारा आता है जिसमें हम लोगों को चर्चा करनी होती है कि खनिज या मिनरल्स किसे कहते हैं। क्योंकि भाई हम लोग कह रहे हैं कि मिनरल्स या खनिजों को बाहर निकाला जाता है, तो ये खनिज या मिनरल्स हैं क्या एक्चुअल में। तो खनिज हम किसे कहते हैं? प्राकृतिक रासायनिक तत्व या यौगिक जो अपने भौतिक व रासायनिक गुणों से जाने जाते हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक जो कि प्राकृतिक रासायनिक है और जो अपने भौतिक व रासायनिक अलग तरह के गुणों के कारण जाने जाते हैं। यानी मिनरल्स आर नेचुरल केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड। मिनरल्स क्या है? नेचुरल केमिकल एलिमेंट्स या नेचुरल केमिकल कंपाउंड है। और वो कैसे पहचाने जाते हैं या उनकी स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि दीज आर नोन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो उनकी होती है अलग तरह की, सारे जितने भी खनिज हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। अब एक बात करते हैं कि ये खनिज जहाँ से निकाले जाते हैं, जिस जगह पर खनन किया जाता है उस जगह को हम लोग नाम देते हैं खान का। उसको क्या कहते हैं? हम खान कहते हैं। यानी जहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वी एक्सट्रैक्ट मिनरल फ्रॉम माइंस, उनको हम क्या कहते हैं? माइंस का नाम देते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि माइंस जो खनिज है या जो मिनरल्स है या जो माइनिंग है वो बहुत अलग तरह का वर्क है अगर हम लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखें। अब बात आती है कि खनन को प्रभावित करने वाले कारकों की, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइनिंग एक्टिविटीज़। बिकॉज हम लोग यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, खनन की ही बात कर रहे हैं। तो जब हम खनन या माइनिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो खनन कार्य को प्रभावित करते हैं या जो है माइनिंग एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब हम ऐसी बात करते हैं, जब बात करते हैं हम लोग खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों की या फैक्टर्स की, तो वहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, है ना। हम लोग दो तरह के कारक देखते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक दशा यानी जिसे हम फिजिकल कंडीशंस कहते हैं, और दूसरा है मानवीय दशा जिसे हम ह्यूमन कंडीशन का नाम देते हैं। देखिए, प्राकृतिक दशाएं या फिजिकल कंडीशंस की बात करें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बेसिस पर खनन कार्य या जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। जैसे सबसे पहला जो फैक्टर है वो है खनिज भंडारों की स्थिति। लोकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट कहाँ है, किस जगह पर स्थित है, कितने स्थित है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी जगह पर स्थित हो जहाँ पर माइनिंग करना पॉसिबल हो। अगर ऐसी किसी जगह पर हो जहाँ माइनिंग करना ही पॉसिबल नहीं है तो आप कैसे माइनिंग करेंगे? पॉसिबल ही नहीं होगा। तो लोकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन ऐसी हो जहाँ पर लोग पहुँच सकें, जहाँ पर माइनिंग की जा सके। फिर आता है नेक्स्ट खनिज की कोटि यानी क्वालिटी ऑफ मिनरल। भाई मिनरल है वो किस क्वालिटी का है, अगर वो बहुत लोअर क्वालिटी का है, उसकी वैल्यू ही नहीं है,
तो आप माइनिंग क्यों करेंगे उसकी, आप उसका खनन क्यों करेंगे। तो उसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोअर क्वालिटी का है, आप माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, खनन करने में पैसा लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, और जो आपको मिनरल अवेलेबल हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो सस्ते में बिक रहा है, तो आपका खनन करने का कार्य या माइनिंग जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो खनिज की कोटि या क्वालिटी की बात की जाती है। फिर क्वांटिटी और टाइप यानी मात्रा और प्रकार की बात करी जाती है कि कितनी मात्रा में उपलब्ध है, क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। बहुत थोड़ा सा अवेलेबल है, हमने वहाँ पर इन्वेस्ट करके मान लीजिए माइनिंग करी भी और बहुत कम क्वांटिटी में मिनरल अवेलेबल हुआ, बहुत कम मात्रा में खनिज की प्राप्ति हुई, तो ऐसी कंडीशन में वो भी हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, हमारे लिए उपयोगी नहीं रहेगा। प्रकार की बात करें, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस प्रकार का खनिज उपलब्ध है, वो हमारे लिए यूजफुल भी है कि नहीं है, किस तरह का है, तो ये इंपॉर्टेंट रखता है। फिर उसके बाद में संपन्नता, बाजार क्षेत्र से समीपता, सॉल्वेंसी और प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बाजार क्षेत्र से समीपता इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो खनिज निकाल रहे हो खनन करके, माइनिंग करके, वो अगर मार्केट के पास में है तो उसको मार्केट पहुंचाने के लिए, बेचने के लिए जो आपको पहुंचाना पड़ेगा, उसको सेल आउट करने के लिए जो पहुंचाना पड़ेगा, वो बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, संपन्नता का मतलब है कि भाई वहाँ पर और कितने खनिज उपलब्ध हैं, कितनी संपन्न है वो क्षेत्र खनिज से। अगर संपन्न है तो वहाँ पर माइनिंग करना इजी होगा, और संपन्न नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इजी नहीं होगा। तो ये तो बात हुई प्राकृतिक दशाओं की। ये सारी चीज़ें जब पॉजिटिव होती हैं तो माइनिंग करना फ्रूटफुल होता है, माइनिंग करना फ़ायदेमंद होता है। अगर ये चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, तो फिर इतना फ्रूटफुल नहीं होता। फिर हम बात करते हैं मानवीय दशाओं की या ह्यूमन कंडीशंस की बात करते हैं। ह्यूमन कंडीशंस में सबसे पहला ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो है मांग यानी डिमांड। हम माइनिंग करके खनिज को, मिनरल को तभी निकालेंगे ना जब उसकी डिमांड होगी। अगर उसकी मांग ही नहीं होगी, डिमांड ही नहीं होगी, तो हम उसको निकालेंगे ही क्यों, उसका कोई यूज़ ही नहीं रहेगा हमारे लिए। नहीं तो हम निकाल लें खनन करके, माइनिंग करके, और उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, जो है बाज़ार में उसकी मांग ही नहीं है, बिक ही नहीं रहा, तो फिर उसको क्या करना है। तो मांग होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पूंजी, कैपिटल का, अब खनन कार्य जो है, जो माइनिंग का वर्क है, उसके लिए आपको काफ़ी कैपिटल चाहिए, बिकॉज आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, आपको पूरा एक हैवी मशीनरीज चाहिए होती है, आपको मजदूर चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होती है। तो ये चीज़ें अवेलेबल करानी है तो उसके लिए आपको अच्छा कैपिटल, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको पूंजी चाहिए, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है श्रम की, लेबर की, क्योंकि ये जो वर्क है ये बहुत हैवी वर्क है और इसमें लेबर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास चीप लेबर या सस्ता श्रम होना ज़रूरी है। अगर सस्ते श्रमिक और चीप लेबर हमारे पास अवेलेबल है तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। बात आती है यातायात की सुविधा की, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तभी आप माइनिंग कर सकते हो, क्योंकि आप जो भी मिनरल निकाल रहे हो, जो भी खनिज आप निकाल रहे हो खनन करके, भाई उसको दूसरी जगह तक ले जाना, मार्केट तक ले जाना या किसी भी जगह पर पहुंचाना, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है तो आप उस माइन से माइनिंग करके मिनरल को निकाल के क्या करोगे, खान से खनन करके खनिज को निकाल के करोगे क्या, अगर आपके पास यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर तकनीकी विकास का स्तर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा स्तर होगा आपका टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी विस्तार का जितना अच्छा स्तर होगा, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसका जितना हायर लेवल होगा, उतना ही प्रोफिशेंसी के साथ, उतने ही सही तरीके से आप खनन कर पाओगे। क्योंकि खनिज जो निकाला जा रहा है, खानों में से निकाला जा रहा है। खान कहाँ पर है, जो कि डीप इनसाइड ऑफ अर्थ है, भूगर्भ के अंदर है। तो वहाँ पर अंदर खोदना, उसके लिए पूरा जो साइंटिफिक एक आपको मेथड चाहिए, मेथड का यूज़ होता है, वो करके आप मेथड का यूज़ करके जाएंगे, मशीन्स यूज़ करेंगे, टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो वो सब चीज़ों के लिए आपका एक टेक्निकल जो है डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक चीज़ जो आती है वो आती है सरकारी नीति यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किस तरह की, क्या वो आपके खनन कार्य को, मतलब खनन को या ये जो माइनिंग है उसको प्रोत्साहित कर रही है। अगर गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है, सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्टिव है तो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्टिव नहीं है तो किसी भी वर्क को करना जैसे मुश्किल होता है, उसी तरह से
खनन कार्य को करना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसी क्रम में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा। देखो, खनन जो है ना एक्चुअल में, या मिनरल्स या माइंस है ना, ये इनकी हम बात करते हैं तो एक्चुअल में मानव का जो इतिहास है, जो ह्यूमन हिस्ट्री है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं मिनरल्स की हिस्ट्री भी है। हर एज में, हर युग में हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी खनिज का उपयोग करा है, और उसी आधार पर जो है खनिजों को, या हम कहें कि खनिजों की खोज और विकास की कुछ अवस्थाएं कही जाती है, यानी स्टेजेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स कही जाती है। और उसी बेस पे हमारे ह्यूमन का जो एज है, जो युग है, वो बना। जैसे हम देखते हैं कि प्राचीन काल में ह्यूमन जो है, मानव जो है, पत्थरों का उपयोग करता था आग जलाने के लिए, हथियारों के रूप में और अन्य कार्य में। तो वो युग कहलाया पाषाण युग, जिसको हमने नाम दिया स्टोन एज का। ठीक है, फिर आगे ह्यूमन का और डेवलपमेंट हुआ तो उसने तांबे का आविष्कार करा, तांबे का वो यूज़ करने लगा, तांबे के बर्तन प्रयोग में लगा, यूटेंसिल्स यूज़ करने लगा, तांबे से उसने अलग अलग जो है ये कह सकते हैं कि मशीन्स बनाई और वर्क करना लगा। तो उसको हमने कहा ताम्र युग या कॉपर एज का नाम दिया। उसके बाद उसमें तांबा में रांगा जस्ता मिला के उसने कांसा बनाया, उसको कांस्य युग या ब्रोंज एज कहा गया, जहाँ पर उसने कांसे का उपयोग करा। फिर उसके बाद में आया आधुनिक युग। देखिए, ये जो आधुनिक युग उसके बाद आया ना, ये जनरली औद्योगिक क्रांति के बाद आया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, उसके बाद से खनिजों का या मिनरल्स का यूज़ एकदम से इंक्रीज हुआ, एकदम से बढ़ गया। हम ये कहें कि असल में अगर खनिजों का प्रॉपर यूज़ होने लगा तो औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में हुई, उसके बाद ही एक्चुअल में प्रॉपर जो है मिनरल्स का यूज़ होने लगा, प्रॉपर मिनरल्स की माइनिंग होने लगी, यानी खनिजों का खनन होने लगा। क्योंकि अब जो है हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं मशीन्स डेवलप होने लगी थी, मशीनों का उपयोग होने लगा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो जो स्टार्टिंग में जब हमने लोहे का सर्वाधिक उपयोग करा, जो स्टार्टिंग एज जिसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति के बाद की, तो उसको हमने लौह युग या आयरन एज का नाम दिया। और आज जिस युग में हम हैं, जो हमारा वर्तमान युग है, जो हमारा प्रेजेंट एज है, जो हमारा प्रेजेंट एरा है, उसको हम लोग कहते हैं इस्पात युग या स्टील एज का नाम देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खनिजों का विकास की कहानी, यानी डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स की जो स्टोरी है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टोरी है, कहीं ना कहीं एक तरह से मैच करती हुई स्टोरी है, जुड़ती हुई कहानी है। खनिजों की और बात करें तो किसी भी देश की सभ्यता, वो उसका आर्थिक जीवन का जो मापदंड है, वो खनिजों के उपयोग की मात्रा है। जो देश जितना ज़्यादा खनिजों का उपयोग करता है, उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। यानी टुडे द पैरामीटर ऑफ एनी कंट्रीज सिविलाइज्ड एंड इकोनॉमिक लाइफ इज द क्वांटिटी ऑफ मिनरल इज यूज। तो जो कंट्री मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स यूज करता है, उसको उतना डेवलप्ड, उतना इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री माना जनरली जाता है। तो आप देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो मिनरल्स का कंजम्पशन है, जो खनिजों का उपभोग है हमारे विकसित देशों में, वो आपको विकासशील देशों से ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा जो है मिनरल्स का यूज़, मिनरल्स का कंजम्पशन जो है देखने को आपको मिलेगा। तो एक तरह से ये मान लिया गया है पूरे वर्ल्ड में कि जितना ज़्यादा मिनरल्स का यूज़ होगा, उतना ही ज़्यादा जो है कंट्री को जनरली डेवलप माना जाएगा। और ये क्यों माना जाता है? क्योंकि जो खनिज है, जो मिनरल है, ये उद्योग व व्यापार की धुरी माना जाता है। इट इज़ एक्सेस ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। व्यापार और वाणिज्य जो है, उद्योग और वाणिज्य जो है, उसका जो एक्सेस है, उसकी जो धुरी है, वो खनिजों को माना जाता है। क्योंकि अधिकतर जो व्यवसाय, व्यापार या इंडस्ट्रीज जो हैं, उनमें कच्चा माल के रूप में, उनमें रॉ मटेरियल के रूप में जो है खनिजों का ही उपयोग किया जाता है, मिनरल्स का ही यूज़ किया जाता है। इसीलिए उसको जो है व्यापार, उद्योग व्यापार की धुरी माना जाता है, एक्सेस ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो खनन है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है
सबसे ज़्यादा किसी भी देश की जो आर्थिक संपदा मानी जाती है, जो इकोनॉमिक प्रॉपर्टी मानी जाती है किसी भी कंट्री की, वो हम खनिज या मिनरल्स को ही मानते हैं। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉपर्टी जो है वो मिनरल्स ही मानी जाती है। आज के टाइम में हम कुछ खनिजों की बात करें, कुछ मिनरल्स की बात करें, लाइक कोयला की बात करें, आयरन की बात करें, हम लोग बात करें पेट्रोलियम की, यानी कोयले की और जो है लोहे की, पेट्रोलियम पदार्थों की, तो ये सारे के सारे जो खनिज हैं, जो सारे के सारे मिनरल्स हैं, ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बूस्टर्स माने जाते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है मिनरल्स का मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, मिनरल्स का बहुत बड़ा उपयोग होता है अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम खनिज जो है वो हमारे किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं, और वो जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो किसी भी तरह से नेग्लेक्टेबल नहीं होता, उसको नकारा नहीं जा सकता है। अब हम बात करते हैं खनन के अंदर ही, माइनिंग के अंदर ही खनिजों की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं, खनिजों की विशेषताओं की बात करते हैं। कुछ विशेषताएं जो हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, वापस से उसको लेंगे। सबसे पहला असमान वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। जो खनिजों का वितरण है वो असमान है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। हर जगह पर समान मात्रा में खनिज नहीं मिलते, कहीं बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कहीं बहुत कम मिलते हैं, कहीं मिलते ही नहीं है। तो इस तरह से अनइवन इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हर जगह पे, हर देश में या हर कंट्री में, हम कह सकते हैं कि यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट में भी जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो खनिजों का वितरण है, वो समान नहीं है। इसी तरह सीमित है। सीमित का मतलब लिमिटेड है, लिमिटेड नंबर्स में ही अवेलेबल है, लिमिटेड मात्रा में ही उपलब्ध है, आपको उपयोग उसी के अकॉर्डिंग करना है। और तीसरी चीज़ नॉन रिन्यूएबल है, यानी अनव्यकरणीय, आप इनको वापस से बना नहीं सकते, इसीलिए जो खनिज उपलब्ध हैं उन्हीं खनिजों का हमें सही ढंग से उपयोग करना है। अगला देखें तो भूगर्भ से निकालने में पूंजी, श्रम व विकसित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता। खनिजों को जो हमें खानों में से निकालना होता है, माइंस में से निकालना होता है, तो वो निकालने के लिए हमें, यानी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, लेबर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या चाहिए हमें? पूंजी चाहिए पहले तो, ह्यूज कैपिटल। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का उपयोग, कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, पूंजी हमें लगानी पड़ती है, तब जाकर हम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाते हैं कि हम माइनिंग कर सकें, खनन कर सकें। तो साथ में लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए, श्रमिक भी चाहिए, सस्ते श्रमिक चाहिए जितना बेहतर हो सके, और एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए, क्योंकि उसी का उपयोग करके हम प्रॉपर ढंग से माइनिंग का वर्क कर सकते हैं। आगे देखें, निरंतर खनन करने से खानें अनार्थिक व खर्चीली हो जाती है। जैसे जैसे माइनिंग ज़्यादा होती जाती है किसी खान में, है ना, तो वो खान जो है, वो जो माइन है, वो हमारे लिए क्या हो जाती है? अनइकोनॉमिकल हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। वहाँ पर माइनिंग करना हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहता, हमारे लिए लाभदायक नहीं रहता। तो ड्यू टू कंटिन्यूस माइनिंग माइंस आर मोर एक्सपेंसिव एंड अनइकोनॉमिकल डे बाय डे। लगातार प्रतिदिन जो है हमारे लिए महंगी होती जाती है। कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया एक दूसरे पर डिपेंडेंट है खनिजों के लिए। तो नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू, अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन ऑफ एनी मिनरल, ठीक है। इसी तरह से उत्खनन उपयोग बाजार मांग पर आधारित। एक्सट्रैक्शन कितना होगा और कितना यूज़ किया जाएगा, यानी एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन, उत्खनन व उपयोग, वो किस पर आधारित है? बेस्ड अपॉन मार्केट एंड डिमांड, बाजार व मांग पर। बाजार में जितनी मांग होगी, जितनी उसकी डिमांड होगी, उस अकॉर्डिंग ही खनन किया जाएगा, उस अकॉर्डिंग ही माइनिंग की जाएगी और फिर उसको मार्केट में भेजा जाएगा। तो ये कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खनिजों की विशेषताएं हैं, जो कि हमें देखनी होती है माइनिंग के समय, खनन के समय, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो हम देखते हैं अब
खनिजों का वर्गीकरण, यानी खनिजों के वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की हम बात करते हैं। तो खनिजों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल की बात करी जाए तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आज के समय में जो दुनिया में 1600 यानी 1600 जो है मिनरल्स अवेलेबल हैं, जो पहचाने जा चुके हैं, जो रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं। उसमें से 200 मिनरल्स जो हैं वो अभी इंडस्ट्रियल यूज किए जा रहे हैं 200 मिनरल्स, जिसमें से 80 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि आवश्यक हैं, जो कि नेसेसरी हैं, नेसेसरी मिनरल्स हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए और हमारी वर्किंग्स को कंप्लीट करने के लिए। तो अब वापस से मैं बोल रहा हूँ कि 1600 मिनरल्स जो है वो हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, पहचान चुके हैं अभी तक, जिसमें से 200 जो मिनरल्स हैं वो औद्योगिक उपयोग या इंडस्ट्रियल यूज़ किए जा रहे हैं, और 80 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं, हम लोग कह सकते हैं हमारे वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग मिनरल्स को देख सकते हैं कि हमारी जो जनरल लाइफ है उसमें जो है मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स को जो है, जो उनकी श्रेणी है, उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, या 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जा सकता है। ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धात्विक खनिज, जिसे हम कहते हैं मेटेलिक मिनरल्स। दूसरा है अधात्विक खनिज, जिसे हम कहते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और तीसरा है ईंधन खनिज, जिसे हम कहते हैं एनर्जी मिनरल्स। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से समझेंगे कि जो धात्विक खनिज या जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो धात्विक या मेटेलिक नाम से हमें पता चल रहा है कि इन खनिजों में या इन मिनरल्स में धातु या मेटल पाया जाता है। यानी ये जो खनिज होंगे इनमें क्या होगा, धातु या मेटल होगा। दूसरा हम देखते हैं अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो खनिज है, यहाँ पर जो मिनरल है उसमें धातु या मेटल नहीं पाया जाएगा। और तीसरा भी नाम से पता चलता है जिसे हम कहते हैं एनर्जी मिनरल या ईंधन खनिज। ये वो खनिज हैं या ये वो मिनरल्स हैं जो हमें एनर्जी अवेलेबल कराते हैं, जो हमारे लिए एनर्जी के सोर्स हैं, शक्ति के साधन इसको हम कहते हैं, वो ये माने जाते हैं, शक्ति प्रदान करने में हमारी सहायता करते हैं। तो मैं सबसे पहले हम लोग मेटेलिक मिनरल्स को ले रहे हैं, धात्विक खनिज को। मेटेलिक मिनरल्स को 2 पार्ट में वापस से डिवाइड करा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है लौह धात्विक, यानी जिसे हम कहते हैं आयरन मेटेलिक मिनरल्स। लौह धात्विक या आयरन मेटेलिक मिनरल्स की हम बात करते हैं तो ये माना जाता है कि वह धात्विक खनिज, वह मेटेलिक मिनरल जिसमें लोहा, जो लोहे से रिलेट करता है, जिसमें लोहा पाया जाता है, जिसमें आयरन होता है, उसको हम लोग आयरन मेटेलिक मिनरल कहते हैं। इनमें क्या होगा, लोहे की मात्रा पाई जाएगी, ठीक है, आयरन की जो है आयरन इसमें जो होगा मिलेगा। तो ऐसे जो एग्जाम्पल की बात करें इसके लौह धातु यानी आयरन मेटेलिक मिनरल की, तो यहाँ पर हम देखते हैं लोहे की बात करते हैं, आयरन की, निकल की बात करते हैं और मैग्नीज की बात करते हैं। ये 3 है, देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं जो आयरन मेटेलिक मिनरल्स हैं जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिसमें क्या मिलती है, लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसी तरह से हम बात करते हैं अलोह धात्विक खनिजों की, यानी नॉन आयरन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन आयरन मेटेलिक मिनरल्स यानी ये मेटल तो होंगे, ये मिनरल्स में मेटल तो होगा, धातु तो होगी, लेकिन लौह धातु नहीं होगी, आयरन मेटल इसमें नहीं होगा। तो उसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम तांबे की बात करते हैं, कॉपर, सीसा, लेड, जस्ता, जिंक और एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें जो धातु, जिन खनिजों में धातु तो है लेकिन लोहा नहीं है, यानी जो मिनरल्स जो हैं वो मेटलिक तो है बट उनमें आयरन नहीं है, आयरन मेटलिक नहीं है, ये नॉन आयरन मेटलिक है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं अधात्विक खनिजों की, यानी नॉन मेटलिक मिनरल्स की, जिसमें किसी भी तरह का धातु नहीं पाया जाता, किसी भी तरह का मेटल नहीं पाया जाता। तो इसमें बात करें तो सबसे पहला जो टाइप आता है इसका वो है इमारती खनिज या कंस्ट्रक्शन मिनरल, यानी वह खनिज या वह मिनरल जो कंस्ट्रक्शन के वर्क या इमारत निर्माण के काम में आता है। कंस्ट्रक्शन वर्क या इमारतों के निर्माण में जिसका उपयोग किया
जाता है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क में जिसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से आ गया? इसमें आ गया चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, संगमरमर यानी मार्बल और ग्रेनाइट। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन मिनरल्स कहलाते हैं। इमारत के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको इमारती जो है खनिज कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट की बात करते हैं जिन्हें हम कहते हैं रासायनिक खनिज या केमिकल मिनरल्स, जो केमिकल से बने होते हैं या जो केमिकल से रिलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है नमक यानी सॉल्ट, दूसरा अभ्रक यानी माइका और तीसरा है जिप्सम। इसी तरह रत्न या ज्वेल्स मिनरल्स, देखिए रत्न या ज्वेल्स मिनरल्स को कई बार बहुमूल्य खनिज भी कहा जाता है, प्रीशियस मिनरल्स भी कहा जाता है। कई जगहों पे आपको इसका नाम जो है प्रीशियस मिनरल या बहुमूल्य खनिजों के रूप में मिलेगा, जिसमें हमारी जो बहुमूल्य जो महंगी धातुएं हैं, जो महंगी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, जिसमें सोना आता है, गोल्ड आ जाता है, चांदी आ जाती है, सिल्वर, प्लैटिनम आ जाता है, इसके अंदर आपका हीरा आ जाता है, डायमंड आ जाता है। इस तरह के जो ज्वेल्स हैं जो बहुमूल्य हैं, है ना, जो रत्न हैं और जो कैसे हैं महंगे हैं, है ना, वो इसमें आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग आखिरी टाइप ऑफ मिनरल की बात कर रहे हैं जिसे हम ईंधन खनिज या एनर्जी मिनरल का नाम देते हैं, जिसमें कोयला, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है शक्ति के संसाधन, सोर्स ऑफ एनर्जी है। किसी भी इकोनॉमी में अगर एनर्जी सोर्स का काम करते हैं तो यही मिनरल्स करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं किसी भी इकोनॉमी में। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स में से माने जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की वो हमें देखने को मिलती है। देखते हैं अब हम खनिजों के वितरण को यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को, कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से कौन कौन सी जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स हैं, वो वहाँ पर जो है खनिजों का हमें वितरण देखने को मिलता है, वितरण हमें दिखाई देता है। हम लोग जानते हैं कि जो है खनिजों का संबंध चट्टानों से है, यानी रॉक्स जो है वो हम कहें कि मिनरल्स जो हैं वो रॉक्स से रिलेट करते हैं, रॉक्स से रिलेटेड होते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं चट्टानें या जो रॉक्स हैं वो 3 टाइप्स की होती है, 3 तरह की चट्टानें होती हैं। तो उन्हीं के बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चट्टानों में, कौन कौन सी रॉक्स में जो है किस किस तरह का मिनरल या किस किस तरह का खनिज पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान हम जानते ही हैं, जो लावा के ठंडे होने के कारण, है ना, मैग्मा के या लावा के ठंडा होने के कारण, कूल डाउन होने के कारण जो रॉक्स बनती हैं उनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स भी ये कहलाती हैं। इन रॉक्स में जो है हमें सोना यानी गोल्ड, चांदी यानी सिल्वर, तांबा यानी कॉपर, जस्ता जिंक, सीसा लेड, मैग्नीज, अभ्रक यानी माइका, गंधक यानी सल्फर, ये जो मिनरल्स हैं ये इस रॉक से यानी इग्नियस रॉक से, आग्नेय चट्टानों से हमें मिलते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कायांतरित चट्टानों की या मेटामॉर्फिक रॉक्स की। हम लोग जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स या जो कायांतरित चट्टानें होती हैं वो अधिक ताप या दाब के कारण, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जब रॉक्स कन्वर्ट हो जाती हैं, उनमें चेंजेस हो जाते हैं, उनमें फिजिकल कन्वर्जन हो जाता है, उनमें भौतिक परिवर्तन हो जाता है, तो उन चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टानें कहते हैं। और उनसे जो हमें मिलने वाला खनिज या मिनरल है उनमें हम ग्रेफाइट को कह सकते हैं, हीरा यानी डायमंड कह सकते हैं, संगमरमर यानी मार्बल की बात कर सकते हैं। उसी तरह से अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्स के जमने से, अवसादों के जमने से, सेडिमेंट्स के इकट्ठे होने से बनती हैं, जिनमें हमें पेट्रोलियम अवेलेबल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कोल अवेलेबल होता है, आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक गैस, यानी जो तीनों एनर्जी सोर्सेज हैं, जो हमारे एनर्जी मिनरल्स हैं वो हमें सेडिमेंट्री रॉक से या अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। उसके अलावा रॉक फास्फेट, पोटाश, नमक यानी सॉल्ट, ये जो है हमें मुख्य रूप से किससे मिलती हैं, अवसादी चट्टानों या सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलती हैं। तो ये हम देखते हैं कि खनिजों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन जो है मिनरल्स का वो अलग अलग
टाइप ऑफ रॉक्स यानी अलग अलग चट्टानों में के प्रकारों में हमें अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। अब हम एक चीज़ ये देखते हैं, देखिए आज के टाइम में जैसा हमने कह रहे हैं कि हमने शुरू में कहा था कि भाई एक विकसित जो देश है, एक डेवलप्ड जो कंट्रीज है, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है मिनरल्स का, मिनरल के यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो खनिजों का उपभोग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आज के टाइम में एक नई चीज़ हो रही है कि अब जो विकसित देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो माइनिंग वर्क से हटते जा रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं, वो माइनिंग के वर्क को छोड़ते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे जैसे माइन डीप होती जाती हैं, खदानें गहरी होती जाती हैं, खानें गहरी होती जाती हैं, वहाँ पर खनिजों को निकालना यानी माइनिंग का काम, खनन का काम जो है बहुत महंगा और खर्चीला होने लगता है और वो बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहता, अनइकोनॉमिकल हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इस वर्क को छोड़ते जा रहे हैं। और साथ में एक और चीज़ कि इस वर्क में हमको चीप लेबर भी ज़रूरत होती है, जो कि डेवलप कंट्रीज़ में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब डेवलप कंट्रीज़ तो नहीं, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, उन्होंने इसको पकड़ लिया है, हम ये कह सकते हैं। और जो विकासशील देश हैं अब वो उसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सस्ते श्रमिक अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, और साथ ही टेक्नोलॉजी वगैरह भी उन्होंने काफ़ी डेवलप कर लिए। तो वो अपने हायर ये कह सकते हैं इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो है वो अब जो है माइनिंग का वर्क या खनन का कार्य वहाँ पर अब अधिक किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खनन का जो या माइनिंग का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ ही काफ़ी लंबे समय से हमारा चल रहा वो चैप्टर 8 भी कंप्लीट होता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मटेरियल पे मैं और बात करूंगा आगे जब आपकी क्लासेस होंगी। और अभी के लिए थैंक यू। और अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।